नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी। हमारे साथ सारे पैनलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए चलते हैं सबसे पहले कांग्रेस के लीडर राजीव त्यागी के पास, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह का की हालात बने हुए हैं सरहद पे, उसको किस तरह से देखते हैं कांग्रेस के लीडर होने के हवाले से, और किस तरह से देखते हैं भारतीय होने के हवाले से। देखिए फैजल साहब, दो चीज यहाँ कोट करना चाहूंगा। पहली कुछ चीज तो कोट करना चाहूंगा कि 26 अगस्त 2014 को सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक ने कहा था, पिछले 3 महीनों में नियंत्रण रेखा के साथ ही वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान द्वारा गोलाबारी और घुसपैठ की घटनाएं 1971 युद्ध के बाद से अब तक सबसे ज्यादा हुई हैं। जी, तो 26 अगस्त का बयान है। सितंबर पूरा बीत गया, अक्टूबर में भी घुसपैठ की जा रही है, रोज सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। आज से 10 तारीख में, आज की तारीख में मुझे लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने 15 बार सीमा का उल्लंघन किया है, तो ये चिंता का विषय है। लेकिन ये नौबत क्यों आई, सबसे बड़ा सोचने का प्रश्न ये है। प्रधानमंत्री तो छाती पीट रहे हैं अपनी कि क्या नाम उसका, हमने जवाब दे दिया है। जवाब आपने नहीं दिया, जवाब सेना ने दिया। सन 47 के बाद से आज तक कोई भी राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान का ऐसा नहीं हुआ जिसने ये कहा हो, जब पाकिस्तान ने अटैक किया हो, कि नहीं सैनिकों आप अटैक मत करिए, गोलीबारी मत कराइए, आप सत्यनारायण भगवान की कथा करिए। ऐसा तो किसी हुक्मरान ने नहीं कहा। ना ही किसी हुक्मरान ने यह किया कि गोला बारूद सैनिकों का छुपा दिया और कहा कि आप खाली खाली बैरल चलाइए और उससे युद्ध करिए। लेकिन ये माना जाता है ना, इसके नौबत क्यों आई फैजल साहब? नौबत इसलिए आई, प्रॉब्लम जब खड़ी होती है, इतना आसान कर दिया मामला की नौबत आ गई। नहीं, नौबत इसलिए आई कि जिस वक्त मुंबई पर अटैक हुआ, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया और कहा कि टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चल सकती। जब तक टेरर कैंप्स आप खत्म नहीं करेंगे, जब तक हम कोई बात नहीं करेंगे। और बात नहीं की हमने। पाकिस्तान के हुक्मरान को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने की ऐसी क्या मजबूरी थी मोदी साहब की कि जो उन्होंने बुलाया? क्या वो आपको ये लगता है क्या वो आने से हौसला बढ़ा? बिल्कुल हौसला बढ़ा, बिल्कुल हौसला बढ़ा। और क्या वो नोबेल पीस प्राइज की तलाश में थे कि हिंदुस्तान में चलिए मैंने फतह कर ली कुर्सी, अब मैं इंटरनेशनल लीडर बन जाऊं? तो ये निश्चित रूप से एक ऐसी विषय है, सार्क नेशन को बुलाते और पाकिस्तान को छोड़ देते तो बहुत कड़ा संदेश जाता पाकिस्तान को। तो निश्चित रूप से एक संदेश इस तरह से जाता कि वो निश्चित रूप से बाध्य होता टेरर के कैंप्स को खत्म करने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने ऐसा ना करके पूरे देश की सेना को युद्ध में झोंकने का काम किया और पूरे देश के लोगों को छलने का काम क्या किया जाए? छलना आप जो कह रहे हैं सेना को युद्ध में झोंकने का काम किया, अगर बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है तो सेना को ये तो नहीं कहा सकता कि बैरक्स में बैठी रही है। फायरिंग अभी क्यों बढ़ी? अभी इसलिए बढ़ी कि जिस दिन आपने नवाज शरीफ साहब को बुलाया, उसी दिन उसका हौसला बढ़ गया कि पाकिस्तान में वैसी सरकार आ गई है जिसमें हम लोग सीमा पर अटैक कर सकते हैं। सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान में आपके दौरान भी होता था, बिल्कुल होता था। लेकिन हमने कभी भी ये बातचीत शुरू नहीं की कि हमें आपसे कोई डिस्प्यूट सेटल करना है। हम तो ये मानते हैं पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 1971 में इंदिरा गांधी जी की क़यादत में हमने पाकिस्तान का भूगोल बदला, 1965 में लाल बहादुर शास्त्री साहब की क़यादत में हमने पाकिस्तान का भूगोल बदला। तो हम लोग तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से दो टूक बात करिए, या तो पूर्ण युद्ध करिए नंबर 1, या फिर पाकिस्तान से आप कूटनीतिक रूप से बातचीत करके समस्या को सुलझाइए, या फिर यह करिए कि जो हमने किया, हमने अपनी बॉर्डर्स की फेंसिंग करनी शुरू की, फ्लड लाइट्स लगानी शुरू की, अपनी बॉर्डर्स को आप ठीक से फेंसिंग करके आतंकवादियों। चलिए, आपने अपनी बात कही। हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रमोहन सिंह, बीजेपी के उत्तर प्रदेश के स्पोक्समैन हैं। उनके पास चलते हैं लखनऊ और जानने की कोशिश करते हैं कि जो बात आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने जब शपथ ग्रहण समारोह में अपनी हलफबर्दारी की जो तकरीब थी उसमें बुलाया नवाज शरीफ को, उससे उनका वहां की फौज का, उस सरकार का हौसला बढ़ा। और अब जो बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है, जिस तरह से बगैर रुके फायरिंग हो रही है और लोगों को वहां से 10 से 15 हजार लोगों को बॉर्डर से हटाया गया है, वो उसी का नतीजा है। ये कहना है राजीव त्यागी का, कांग्रेस के तर्जुमान का, कांग्रेस के लीडर हैं। चंद्रमोहन सिंह जी, क्या कहिएगा आप? क्या ये कांग्रेस के लोग जो सवाल उठा रहे हैं और जो चर्चा कर रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है जी। ये ऐसी भाषा प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे समय पर ऐसी भाषा प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे मुद्दे पर ऐसी भाषा प्रयोग कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता देशवासियों को नहीं है। देशवासी ये सुनना नहीं चाह रहे हैं जी। जब देश के प्रधानमंत्री बोले नहीं थे तो कांग्रेस के लोग बोल रहे थे, बोल नहीं रहे हैं। जब उन्होंने बोला तो कह रहे हैं छाती पीट रहे हैं। ये इतनी अशिष्टतापूर्वक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है जी। आवश्यकता किस चीज की है? अभी ठीक नहीं रहते हैं। देश की जनता ने आम चुनाव में इनको बता दिया है कि क्या इनकी हैसियत है। ये भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को उपदेश देने की कोशिश ना करें कि इन्होंने नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण में बुला के गलती कर दी।
अरे आज देश के जो भी जानकार लोग हैं, विदेश नीति के, रक्षा नीति के, वो सारे लोग आज प्रशंसा कर रहे हैं केंद्र सरकार की कदम की, कि आज जो यात्रा जहां से भारत ने शुरू की है, वो यात्रा कितनी आगे जा रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा लगातार जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो अपनी राजनीतिक जो जमीन उनकी खत्म हो रही है, इसके कारण बौखला गए हैं। ये कोई बौखलाहट में ये बातें बोल सकता है जो बातें राजीव त्यागी जी ने बोली हैं। राजीव त्यागी जी की बात पूरी उनकी बौखलाहट का पर्चा है कि कांग्रेस की का नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में अपनी जमीन खो रहे हैं, हरियाणा में अपनी जमीन खो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जमीन खो रहे हैं। सोनिया जी, राहुल जी के अलावा कोई बचा नहीं है उत्तर प्रदेश में। जी, कार्यकर्ता कांग्रेस को चुनाव नहीं जीता है। इनको बोलने नहीं दिया और उस लोकदल के साथ समझौता कर रहे हैं जो इनके साथ समझौता नहीं रखे हुए है। वो शिवपाल यादव जी को बुला रहा है 12 तारीख को, ये उसके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। जी, क्या बात है इनकी? कोई नीति है ना नीयत है? इस पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है। चंद्रमोहन जी, आपसे मैंने सवाल किया। मंत्री बोले, रक्षा मंत्री बोले, गृह मंत्री बोले, ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, लेकिन सदुपयोग करेंगे। आपसे सवाल ये है, आपने क्या बात कह दी? आपने ये हम चर्चा करने बैठे हैं, चर्चा की शुरुआत आप हल्के शब्दों से कर रहे हैं। बोलिए जी। चंद्रमोहन जी, मेरा एक जवाब है, ये निश्चित रूप से आपका अहंकार है जो आपकी भाषा में झलक रहा है, नंबर एक। और मुझे हंसी आ रही है। देखिए, बीच में बोलिए, जब आप बोले थे मैं नहीं बोला था। चंद्रमोहन जी प्लीज आप चुप रहिए, 2 मिनट सुन लीजिए, सुनने की क्षमता भी रखिए, थोड़ा शांति का धैर्य का परिचय दीजिए। आप इनको बोल लेने दीजिए, मैं आपके पास आएंगे। मैं प्रधानमंत्री महोदय का एक नारा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, ये उन्होंने कहा था जी। जब सौगंध ली थी आपने, तो सौगंध तो गायब है। आपने देश को झुकाने का काम इसलिए किया कि आपने पाकिस्तान के वजीर आजम को बुलाने की जरूरत क्या थी? झुकाने का कहाँ सवाल है? अगर देखिए, न्योता दिया, या तो ये बता दें कि टेरर कैंप्स खत्म हो गए थे, आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान की धरती से खत्म हो गई थी। अगर खत्म हो गई थी तो आपको नवाज शरीफ साहब को बुलाना चाहिए था। अगर वो खत्म नहीं हुई थी तो आपको नहीं बुलाना चाहिए था। चंद्रमोहन, दूसरी बात, चंद्रमोहन जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। 1999 से 2004 के बीच में इनकी सरकार थी, लाल किले पे अटैक हुआ, आप मुझे 2010 का जवाब, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, इसके साथ कारगिल हुआ। जब आपने आगरा समिट किया, आगरा समिट के बाद कारगिल हुआ। जब आपने नवाज शरीफ को बुलाया तो इस तरह से उसकी सीमा पे उल्लंघन किया। इस तरह से नवाज शरीफ का बुलाया, उसकी वजह से उल्लंघन किया। जब आपने आगरा समिट किया था तब कारगिल हुआ, और जब आपने आज नवाज शरीफ को बुलाया तब जाकर के उसने सीमाओं का उल्लंघन करना शुरू किया। ये मेरा आरोप है और इस आरोप को दुनिया देख रही है। क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी का शपथ ग्रहण लोकप्रिय हो रहा है, केंद्र सरकार लगातार बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। आप महाराष्ट्र बचा नहीं पा रहे हो, आप हरियाणा नहीं बचा पा रहे हो, कहां की बात कर रहे हो? आप बौखला रहे हो। देखिए, ऐसा फैजल साहब, बात हो रही है चीन की और ये बात कर रहे हैं जापान की, बात सीमाओं की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है, तो आप उस पर बात करिए। आपके पास सवाल का जवाब ही नहीं है। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं मान लूंगा आपको। चलिए, आप लोगों ने अपनी बात कह ली। हमारे साथ मौजूद हैं अजय कुमार जी, सीनियर जर्नलिस्ट है, उनसे जानते हैं पाकिस्तान, काफी इनकी नजर रहती है पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के संबंधों पे। आप बताइए अजय जी, जिस तरह की स्थिति बन रही है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ सरकार भी कहीं ना कहीं अभी ट्रबल में है। वो नवाज शरीफ हिंदुस्तान आए मोदी जी के ओथ टेकिंग सेरेमनी में, उसको लेकर के वहां की सरकार भी तकलीफ में है, और यहां पर भी ये माना जा रहा है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि चुनाव का माहौल है, इसलिए इस तरह की चीजें हो रही हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, मैं जो ये सीमा पे फायरिंग बढ़ी है, इसमें जो सबसे चीज जो रेखांकित करना चाहूंगा कि मामला अब एलओसी से आगे बढ़ चुका है और ये फायरिंग इंटरनेशनल बॉर्डर पे हो रही है। एलओसी तो विवादित है, जहां पे ठीक है आप कहेंगे जो भी है, हिंदुस्तान का स्टैंड, पाकिस्तान का, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर तो पूरी तरह से डिफाइंड है, उसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान भी उसको मानता है और हिंदुस्तान भी उसको मानता है। जो हम लोगों ने अभी रिपोर्ट दिखाई लोगों को हलाक होने के, गांव को खाली कराने की बातें, तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे है। तो सबसे पहले तो देश के लिए ये बहुत ही चिंताजनक और खतरनाक समय से देश गुजर रहा है, और ऐसे में चाहे देश की कोई भी राजनीतिक पार्टियां हों, उनको एक स्वर में बोलना चाहिए। ये बात नरेंद्र मोदी भाजपा की नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि राजीव त्यागी साहब को अभी संयम से बात करना चाहिए? अभी बिल्कुल, मैं सभी राजनीतिक दलों से विदेश नीति के सवाल पर और राष्ट्र के, हम लड़ें, ये लोकतंत्र है, हम एक दूसरे का विरोध करें, लेकिन जब बात देश हित की आए और राष्ट्र हित की आए
तो अगर कोई गलती हुई भी है, अगर हम राजीव जी को, ये सोच का विषय है, इनको स्वतंत्रता है, ये ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने निश्चित तौर पे मैं राजीव जी की इस बात से सहमत हूं कि एक हार्ड स्टैंड लिया था कि टेरर एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर, और बॉम्बे अटैक के बाद इन्होंने बातचीत बंद कर दी थी। ठीक है, नरेंद्र भाई भी अपनी जगह बिल्कुल सही थे, वो सत्ता में आए थे, उन्होंने एक नई सोच, एक नई शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन मुझे जो लगता है कि ये जो फायरिंग बढ़ी है उसके मूलभूत 3 कारण हैं, और जब तक हम उन 3 कारणों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो इसका समाधान नहीं। चलिए बताइए। पहला कारण ये है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में अगर आप इतिहास को देखेंगे तो ये फायरिंग बढ़ जाएगा, बर्फ गिरने के जी, ये फायरिंग बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहली चीज तो ये है। जो दूसरी बात इसमें और ये महत्वपूर्ण है कि कश्मीर में चुनाव है, और पाकिस्तान को जिस तरह का करारा जवाब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में दिया है, पाकिस्तान निश्चित तौर पे उससे बौखलाया हुआ है, और वह यह दिखाना चाहता है, जिससे वो बार बार जब टेलीविजन की बात करता है कश्मीर में, तो हम ये कहते हैं कि देखो कश्मीर लोकतंत्र है, जो यहाँ के अलगाववादी नेता हैं, अगर वो भारतीय लोकतंत्र में यकीन करते हैं तो वो चुनाव लड़े और सत्ता परिवर्तन करें। तीसरा बताइए। और जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है, जो आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वो है पाकिस्तान के अंदरूनी हालात। और पाकिस्तान, लेकिन मैं एक सवाल यहां पे आपके माध्यम से पाकिस्तान से पूछना चाहता हूं कि ये जो राग उनके यहां एक नेताओं का जो माइंडसेट है, अरे कश्मीर दे दो, अरे कश्मीर खिलौना है, तुम बच्चों की तरह जिद करते रहते हो कश्मीर दे दो, हम तुम्हें कश्मीर दे दें, तुमसे बांग्लादेश तो संभला नहीं, और वो मुल्क तुमसे अलग होकर के आज अपनी जनसंख्या पे कंट्रोल कर लिया। आज उस वहां 2 शादियां नहीं होती, आज वो आपका उसका जो टका का वैल्यू हुआ है वो पाकिस्तान के रुपया से ज्यादा है। तो आपसे बांग्लादेश रखा गया नहीं, आपसे लाहौर संभलता नहीं, आपसे कराची संभलता नहीं, आपसे बलूचिस्तान, और आप कश्मीर की बात करें। चलिए अजय जी, आपने अपनी बात क्या ली? अजय जी ने एक बात उठाई थी, उसका थोड़ा सा जवाब दे दूं। मैं बिल्कुल अजय जी की बात से पूर्णतया सहमत हूं। कांग्रेस पार्टी इसमें कहीं कोई सियासत नहीं कर रही है, लेकिन देश भारत माता के सीने पे जब छलनी होगा, जब उस पर गोली लगेंगी, तो कांग्रेस पार्टी का दायित्व है कि ऐसे छलनी होने का मौका क्यों आया। अगर पाकिस्तान के नवाज शरीफ साहब को अगर नहीं बुलाते प्रधानमंत्री महोदय, तो ऐसे नौबत ही नहीं आती। चलिए, हमारे साथ नाज़रीन मौजूद हैं अनवर पाशा साहब, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। उन्होंने, आपने देखा अनवर पाशा साहब जो सियासी लीडरान है, चाहे कांग्रेस के हों, भारतीय जनता पार्टी के हों, वो किसी भी इशू पे जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सियासत उस पर हावी हो जाती है। अजय कुमार ने भी इसका अपने तरह से तज्जिया किया, वो सहाफी, आप उसको एकेडमिक्स के तौर पे किस तरह से देखते हैं? फैसल साहब, ये बहुत ही संजीदा मसला है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद पे जो सूरत हाल है वो एक मिनी वार की सूरत हाल बन गई है। सिर्फ सीज फायर की खिलाफ वर्जी तक महदूद नहीं है। अजय जी ने बताया भी कि अब तो इंटरनेशनल बॉर्डर से ये सारे काम हो रहे हैं, वहां तक मामला पहुंच गया है। बहुत तशवीशनाक है, दोनों मुल्कों के लिए तशवीशनाक है, क्योंकि जंग की सूरत हाल न तो हिंदुस्तान के हक में है और न पाकिस्तान के हक में, न हिंदुस्तानी अवाम के हक में है, न पाकिस्तानी अवाम के हक में है। इसकी मजम्मत की जानी चाहिए, और दोनों मुल्कों के रहनुमाओं को बड़ी जिम्मेदाराना तरीके से अपनी जिम्मेदारी का सबूत देते हुए इस मसले का हल फौरी तौर पर निकालना चाहिए। और वह हल डिप्लोमेटिक ही हल है, वह हल गुफ्तगू के जरिए ही हो सकता है, बातचीत के जरिए ही हो सकता है। उसकी कोशिश तहे दिल से और सच्चाई के साथ करना चाहिए दोनों मुल्कों की हुक्मरानों को, दोनों मुल्कों की रहनुमाओं को। दूसरी चीज यह है कि यह बात बहुत ही काबिल मजम्मत है। एक शहरी के नाते हम ये महसूस करते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से मुसलसल सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जाहिर है कि यह काबिल मजम्मत है। और पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि सीज फायर का जवाब देने में हिंदुस्तान जितना अहल है, वो पाकिस्तान उसका हल नहीं है, वो उसका हल पाकिस्तान नहीं है। अगर हिंदुस्तान आ जाए, उनको जवाब देने पर आमादा हो जाए, तो पाकिस्तान के लिए अपनी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज जो काबिल मजम्मत है वो ये है कि इस सीज फायर में जो हमले हो रहे हैं इस वक्त, वो शहरी इलाकों पर हो रहे हैं। बड़ी तादाद में मासूम जो शहरी हैं वो उसमें उनकी जानें जा रही हैं, उनका नुकसान हो रहा है, जो काबिल मजम्मत है। और इस तरह की हरकत से पाकिस्तान को फौरन बाज आना चाहिए। रही बात सियासत की, तो जाहिर है कि आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के हैं, जो अंदरूनी बहरान पाकिस्तान का इस वक्त है, वो भी एक सबब है इस तरह की हरकतों के पीछे। और आप देखें कि जो बहरान पाकिस्तान में है, आर्मी की जो बालादस्ती पाकिस्तान में रही है, फौज की बालादस्ती रही है, उसकी वजह से पाकिस्तान में जमहूरी निजाम, जमहूरी हुकूमत कभी परवान नहीं चढ़ पाई, मजबूत नहीं हो पाई। आज भी नवाज शरीफ की हुकूमत इस वक्त इनस्टेबल हुकूमत है, वो इस्तेहकाम नहीं इस हुकूमत में, कभी भी हुकूमत गिर सकती है। जिस तरह के हालात वहां बने हुए हैं,
वहां की जो मुखालिफ पार्टियां हैं, जो अपोजिशन पार्टियां हैं, वो जिस तरह के हालात वहां बने हुए हैं, वो भी एक सबब है इस तरह की सूरत हाल के पैदा होने के लिए। इस सूरत हाल के जरिए पाकिस्तान एक तीर से दो निशाने कर रहा है। पहला तो ये कि पाकिस्तान जाहिर है कि अंदरूनी मामलात जो बहरान अंदरूनी उसमें डाइवर्ट जो है वो हटाना चाहता है, पाकिस्तानी अवाम की तवज्जो, और अपने जो मुखालिफिन है पाकिस्तान में उनको खामोश करना चाहता है कि इस वक्त हम बॉर्डर पर इंगेज्ड हैं, दुश्मन के साथ इंगेज्ड हैं, इस वक्त इस तरह से आप बहरान पैदा न करें। एक मैसेज तो वो देना चाहता है। दूसरा मैसेज वो ये दे रहा है, एक तीर से दो निशाने वो ये कर रहा है कि कश्मीर के मसले को लेकर के सरहद पे तनाज़ा पैदा करके वो कश्मीर के मसले को इंटरनेशनलाइज करना चाहता है। अभी आपने देखा कि फौरन सीज फायर भी की खिलाफ वर्जी भी पाकिस्तान कर रहा है और उल्टे जाकर के खुद यूएन में शिकायत भी किया, अमेरिका को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश किया। तो एक तरह से इंटरनेशनल फोरा पर पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि कश्मीर के मसले को हाईलाइट करके उसको एक तरह से इंटरनेशनलाइज किया जाए, जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जो कोशिश है वो बहुत ही श्रेउड तरीके से ये काम कर रहा है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उससे ज्यादा स्मार्ट और श्रेउड तरीके से उसका जवाब दें, डिप्लोमेटिक तरीके से उसका जवाब दें। अनवर पाशा साहब ने बहुत अहम बात कही है कि जो दो चीजें कर रहा है पाकिस्तान, वो एक तो ये अंदरूनी जो बहरान है उससे लोगों का जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा ये कि तनाज़ा कश्मीर जो है वो फिर से इंटरनेशनलाइज हो। जाहिर सी बात है, अभी कुछ दिन पहले नवाज शरीफ ने उसको यूनाइटेड नेशंस पे भी उठाया था, तो एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रहेगी। लेते हैं ब्रेक। कल तक हमारा दिया खाते थे, आज हम ही को खाने की फिराक में हो। हमारी भुगटी जरा सी टेढ़ी हो गई ना तो भस्म हो जाओ। समय नहीं बदला, लोग बदले हैं। किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। लगातार आगे बढ़ रहा है देश के सबसे बड़े रीजनल एमएसएमई अवार्ड समय उद्यमी 2014 का कारवां। झारखंड के उद्यमियों को सम्मानित करने के बाद समय सहारा ने इसको बढ़कर इसमें हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के एमएसएमई कारोबारियों की हौसला अफजाई के बाद सारा समय को बधाई देना चाहता हूँ। बिहार में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद सहारा समय को हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामना देते हैं। राजस्थान में उद्यमियों को बधाई देने के बाद केवल एमएसएमई के माध्यम से हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अब आ रहा है 27 अक्टूबर को उत्तराखंड में समय उद्यमी उत्तराखंड 2014, जहां एमएसएमई उद्यमियों को सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत। एसोसिएट स्पॉन्सर आईसीएल ग्रुप, योर करियर विद इमेज। को एसोसिएट स्पॉन्सर Baluni Classes, a premier institute for IIT, JEE, AIEEE and PMT. Patanjali, a product of Patanjali Ayurved. MDDA, प्रयास हमारा, सहयोग आपका। नॉलेज पार्टनर NSIC, इंडस्ट्री पार्टनर BSE SME, प्रिंट पार्टनर राष्ट्रीय सहारा एंड रोजनामा राष्ट्रीय सहारा। इंटरनेशनल टेलीकास्ट पार्टनर आलमी समय, अमाडिया 100 इनिशिएटिव। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। ब्रेक पे जाने से पहले अनवर पाशा साहब ये बता रहे थे कि बहुत ही चालाकी से पाकिस्तान इस पूरे तनाजे से दो तरह की चीजें करने की कोशिश कर रहा है। एक तो ये कि जो उसके अंदरूनी बहरान है उससे लोगों की तवज्जो हटे, और दूसरी बात ये कि अगर कश्मीर पे किसी तरह की भी कोई फायरिंग होती है या कोई डिस्प्यूट होता है, किसी तरह की बात होती है, तो वो इंटरनेशनलाइज हो जाता है, और उसको अभी कुछ दिन पहले उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में उठाया भी था। लेकिन सवाल यहां यह है कि अगर पाकिस्तान की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जमहूरी तरीके से आई हुई सरकार भी इस तरह से सोचती है, तो हम हमेशा पाकिस्तान की आर्मी को कश्मीर के लिए क्यों जिम्मेदार ठहराते हैं। हम चलेंगे अजय कुमार के पास, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अजय कुमार जी, ये बताइए कि ये माना जाता है कि पूरे पाकिस्तान का जो सिस्टम है, जो सर्वाइवल है, वो कश्मीर पे ही डिपेंड करता है। वहां की आर्मी सिर्फ सैक्रोसेंट इसलिए बनी हुई है, होली कॉ इसलिए बनी हुई है, उनकी सारी बुराइयों पर पर्दा इसलिए पड़ता है कि जब किसी तरह की कोई बात होती है तो वो कश्मीर का जिन निकालते हैं।
आज हालात थोड़ा से मुख्तलिफ लग रहे हैं कि नवाज शरीफ चूंकि ताहिरुल कादरी और इमरान खान के एजिटेशन से कहीं ना कहीं परेशान हैं, तो उन्होंने भी वो जिन निकालने की कोशिश की है। और इस बार आर्मी और पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो दोनों मिलकर के कश्मीर का जिन निकाल रही है और पाकिस्तान के लोगों को गुमराह कर रही है और उसके साथ साथ हिंदुस्तानियों की जान माल को खतरे में डाल रही है। कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, आपने बात बिल्कुल ठीक की, लेकिन मैं अगर एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करूं तो इस पूरे मुल्क में पाकिस्तान में लोकतंत्र की क्या स्थिति है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, पूरा विश्व उससे परिचित है। लेकिन अगर पाकिस्तान इससे भी बदतर स्थिति में जाता है तो हिंदुस्तान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, परेशानी का सबब हमेशा पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए बनेगा। न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि वो अमेरिका के लिए और दूसरे, बिकॉज आपको मालूम है कि किस तरह के दहशतगर्द और आतंकवादी, जाहिर सी बात है आपके पड़ोस में अगर कोई फेल्ड स्टेट है तो आपको तकलीफ तो होगी, आपको परेशानी। हिंदुस्तान को इसलिए परेशान होना है कि पाकिस्तान का ठीक रहना जरूरी है, ताकि जो हमारी तरक्की की रफ्तार है, जिस हम विश्व शक्ति बनने की बात सोच रहे हैं और जिसकी हम सपना देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं साकार होना है। तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, नेपाल, हमारे रिश्ते ठीक होने चाहिए, बॉर्डर पे शांति होनी चाहिए। और जहां तक पासा साहब ने एक बात कही कि जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं वो उनके हुक्मरान के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। उन्होंने आज तक जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो मुल्क एक साथ स्वतंत्र हुए, हिंदुस्तान कहां पहुंचा और पाकिस्तान कहां पे रुका। अब अगर उस चक्र को आप घुमाना चाहते हैं तो रातों रात तो वो संभव है नहीं। ऐसी स्थिति में मैं शायद जो बात कह रहा हूं उससे भाजपा के लोग भी सहमत नहीं होंगे और कांग्रेस के लोग भी सहमत नहीं, लेकिन मैं पूरी गंभीरता से ये बात कह रहा हूं। आज जो कांग्रेस का रोल है, मुझे माफी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वह रोल जो भाजपा में भी दो दल हैं, नरम दल और गरम दल, उससे भी ज्यादा आक्रामक हो गया है। शिवसेना जो एक आक्रामक रवैया पाकिस्तान को लेकर भाजपा में रखती थी, उससे वो अलग हो गई है। उसके आप ये कहना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जूतों में आ गई है कांग्रेस? जी मैं ये कहने, राजीव जी पहले बात कंप्लीट कर लें। जो ये टॉक्स कैंसिल हुए, मैं आपको बता रहा हूं अंदरूनी बात, मोदी जी एक सपना लेकर के चले और उस टॉक को कैंसिल होने के पीछे उस तरफ का हो गरमपंथी दल और इस तरह का गरमपंथी दल। और मुझे लगता है कि मोदी जी ने शायद, यहां पे मैं राजीव जी की ये बात कहूंगा, शायद बुलाकर गलती नहीं की, टॉक्स अनाउंस करके गलती किया। उसके लिए भारत पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं था और जितनी जल्दी टॉक का फैसला लिया गया उससे ज्यादा गलत था टॉक को कैंसिल करने का फैसला। चलिए जी, राजीव तागी, लेकिन मैं एक बात कह दूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को भाजपा के साथ राष्ट्र के सवाल पर खड़ा होना पड़ेगा। और मोदी जी जो पूरे विश्व में शांति की बात कर रहे हैं, आर्थिक रफ्तार की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये देश का सवाल है, नवाज शरीफ के इस समय हाथ मजबूत किए जाने की जरूरत थी। यू हैव टू डू हैंड होल्डिंग अपने पड़ोसी को अपने मुल्क में शांति के लिए, जो शायद आप आज न समझें, ये एज एकेडमिशियन पासा साहब समझेंगे कि अगर हमारे पड़ोस में गुर्बत है, परेशानी है और आप बड़े मुल्क हैं तो आपको हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी। आप इस तरह से छोड़ देंगे। लेकिन आप तो चलिए एक सवाल पूछें, क्या ऐसा माहौल हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान को लेकर के इस तरह की बात आप करें? नहीं है माहौल, लेकिन आप अपनी तरक्की के लिए स्टांस चेंज करने पड़ेंगे। यही मजबूर। मुझे एक बात और कहनी, आप वापस आते हैं, आपको चाइना घुस जाता है तो आप ये प्रोवोकेशन नहीं दिखाते हैं जी, आप बात करते हैं। और पाकिस्तान से एक गोला चलता है तो आप तोप निकाल लेते हैं जी। तो ये स्टांस नहीं चाहिए। चलिए हम सीधे चलते हैं, आपके पास वापस आएंगे। जवाब इसलिए बनता है कि इन्होंने कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कैडर, कार्यकर्ता से लेकर के शीर्ष नेतृत्व तक हिंदुस्तान की सेना के साथ खड़ा है, भारतीय सीमाओं के साथ खड़ा है और भारत माता के साथ खड़ा है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं। और हमारे नेताओं ने अपनी शहादत देकर के देश की सीमाओं को भी सींचने का काम किया और देश को भी सींचने का काम किया। जग जाहिर इतिहास है हम लोगों का। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री महोदय की जो कूटनीतिक विफलता है, अदूरदर्शिता है, वो हवा के गोलों से जो है ना छुप नहीं सकती। वो इसलिए नहीं छुप सकती कि प्रधानमंत्री महोदय जिस तरह का एक्ट कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री न होकर के प्रचार मंत्री हो गए हैं। तो ये चिंता का विषय आप कह रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं प्रचार मंत्री हो गए? बिल्कुल कह रहा हूं, प्रचार मंत्री हो गए। सर 1971 के बाद पहली बार बॉर्डर से 10 से 15 हजार लोगों को डिस्प्लेस किया गया। तो ये क्या उनके अच्छे दिन आ गए?
ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चलते हैं, कूटनीतिक विफलता है जिसकी वजह ऐसा हुआ। ये कूटनीतिक विफलता है जिसकी वजह ऐसा हुआ। चंद्रमोहन जी के पास हम चलते हैं लखनऊ, हमारे साथ चंद्रमोहन सिंह मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे राजीव त्यागी जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री करते कम है, प्रचार ज्यादा करते हैं, प्रधानमंत्री ना होकर प्रचार मंत्री हो गए हैं। चंद्रमोहन जी, दूसरी बात यह कि अजय कुमार जी ने, सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये कहा कि जब चाइना की तरफ से कोई प्रोवोकेशन होता है, चाइना की आर्मी जब लद्दाख में आ जाती है, अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताती है, तब तो आप इतने बेचैन नहीं होते हैं। जब यहां पे चाइनीज प्रेसिडेंट मौजूद थे उस दौरान भी चाइनीज आर्मी लद्दाख में आई, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी ने यह सवाल उनसे उठाया? वैसा रिएक्शन नहीं दे पाते हैं जब पाकिस्तान का इश्यू होता है तो जिस तरह की बात होती है। क्या कहिएगा आप चंद्रमोहन जी? देखिए, राजीव त्यागी जी की बात का जवाब देने की क्या जवाब दिया जाए? वो प्रधानमंत्री को प्रचार मंत्री कह रहे हैं, ऐसे दौर में कह रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, केवल देश की चिंता कांग्रेस को ही है, पूरा देश खा गए भ्रष्टाचार के नाम पर, खोखला कर दिया देश इन्होंने। प्रश्नों का जवाब दीजिए फैजल साहब के, इनके नेताओं ने फैजल साहब के प्रश्नों का जवाब दीजिए। चाइना को जो पूछा है सुरक्षा के लिए पाकिस्तान के मामले में आपके प्रधानमंत्री बोलने कैसे थे? बोलने कैसे थे? कैसे बोलने थे जब जवाब ही नहीं दे रहे? टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पूरी बात कही है, सीधा सीधा जवाब दीजिएगा इनको। आपका जवाब क्या चाइना के मामले में? ये बोल रहे हैं देश की जनता को नहीं समझ सकते ये आप जवाब देखिए। इतना अहंकार में रहिए, सन 84 में आपकी 2 सीट आई थी, करते हैं आपको वो भी याद करना चाहिए। कांग्रेस के लोग हार जीत की मत जाइए, राजनीति हार जीत चलती रहती है, राजनीति हार जीत चलती रहती है, सबको फर्क नहीं पड़ता है। आप कैसी बात करते हो? मुझे हंसी आ रही है आपकी भाषा पे, आपकी शैली पे, आपके क्रोध पे, आपके अहंकार पर, आपके अहंकार पर मुझे हंसी आ रही है। राजीव त्यागी बोलने दीजिए, समय ऐसा नहीं है, बोलने दीजिए। आपके अहंकार पर मुझे हंसी आ रही है, अहंकार है आपका। राजीव अरे आपकी 47 के बाद पहली बार सरकार बनी पूर्ण बहुमत की, राजीव त्यागी जी आपके ऊपर है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है सीमा को सुरक्षित रखने की। इस तरह से तो बात नहीं हो पाएगी, ओपन फॉर ऑल हो जाएगा। आप क्यों नहीं स्वीकार करते? बोलिए, आप बोलिए फैजल साहब, वो 56 इंच का सीना दिखवाइए कहाँ है जो 26 इंच का हो गया? वो 56 इंच का सीना कहाँ है? 56 इंच का सीना दिखाइए। मोदी जी चुनाव प्रचार के दौरान कहते थे, लोकसभा के चुनाव के प्रचार के दौरान जो 56 इंच का सीना दिखाते थे वो 26 इंच का हो गया है। आप लोग थोड़ी भाषा पे बिल्कुल भाषा की बात है, प्लीज। नरेंद्र मोदी कहें तो लीला, नरेंद्र मोदी ने कहा था 56 इंच का सीना, वो 56 इंच का सीना कहाँ है? नरेंद्र मोदी कहाँ है वो 56 इंच का सीना? प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का अपमान मत करिएगा। अपमान नहीं कर रहे हैं, हम तो वास्तविकता बता रहे हैं, आपका वास्तविक चरित्र बता रहे हैं कि आप लोग बात ढपो संकों की तरह से बोलते ज्यादा है, काम कम करते हैं। राजीव त्यागी जी बोलते हम नहीं, हम काम ज्यादा बोलते हैं, काम कम करते हैं। राजीव त्यागी जी, हमने जहां रेखा छोड़ी है उन रेखाओं को बढ़ाने का काम करिए, तब माने। हमें सबक हर क्षेत्र में हमें सलाह देंगे ये। राजीव त्यागी जी, आपने अपनी बात कही। चंद्रमोहन जी, कांग्रेस ने दिया क्या? चंद्रमोहन जी का जवाब ही नहीं है, देश को बांटने का काम किया है, चंद्रमोहन जवाब ही नहीं। अभी कहां से कहां बोल रहे हैं आप? आपको मुझे बोलने दीजिए। अरे आप पर जवाब नहीं है, जवाब है। अरे आप लोग फिर, चंद्रमोहन जी, आपसे मैंने सवाल किया कि जब चाइना की तरफ से कोई बात होती है तो वो रिएक्शन नहीं आता है जो पाकिस्तान के संबंध में आता है। देखिए, मैं आपसे, आप सवाल सुन लीजिए। आप चाइना की बात करेंगे जी, बोलिए जी, बोलिए। आप सवाल कर लीजिए पूरा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब चाइनीज राष्ट्रपति यहां पे आए हुए थे उस दौरान भी चाइना की जो फौज है वो लद्दाख में थी, लेकिन क्या ये मुद्दा नरेंद्र मोदी जी ने उठाया, उस तरह से उठाया जैसे पाकिस्तान का इश्यू होता है? जो आरोप यहां पे राजीव त्यागी जी लगा रहे हैं और अजय कुमार जी ने ये आरोप लगाया है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस तरह की दोहरी नीति क्यों है? अगर बॉर्डर पे उल्लंघन हो रहा है पाकिस्तान के जरिए तो भी उसी तरह का रिएक्शन होना चाहिए, चाइना के जरिए हो रहा है तो भी वही होना चाहिए, ये दोहरी नीति क्यों है? चंद्रमोहन जी, देखिए इसमें कोई दोहरी नीति नहीं है जी, बिल्कुल समान नीति है। और देखिए, राजीव त्यागी जी कोई विश्लेषक नहीं है जी। आप अपनी बात कहिए, आप अपनी मेरे पे टिप्पणी मत करिए, सवाल का जवाब दीजिए। बोलने दीजिए। नहीं, सवाल का जवाब दे रहे, आप कैसे हमारी बात को रोक रहे हैं? नहीं, आप क्या रोक रहा हूं? मैं सवाल का जवाब मांग रहा हूं। बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। बौखलाइए मत, आप क्यों बोल? वैचारिक हिंसा मत करिए, आप तो वैचारिक हिंसा में उतर आए हैं बिल्कुल। आप बोलने दीजिए। आपको राजीव त्यागी सपने में आ रहे हैं क्या? नक्सलवादियों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। नहीं, राजीव त्यागी प्लीज बोलने दीजिए। हाँ जी, चंद्रमोहन जी बोलिए। देखिए, पाकिस्तान के साथ में हमारा नजरिया अलग रहेगा जी, नेपाल के साथ में अलग रहेगा, भूटान के साथ में अलग रहेगा, चाइना के साथ में अलग रहेगा, सभी देशों के साथ में अलग अलग नजरिया हमको रखना ही पड़ेगा। ठीक है।
लेकिन मेरा सवाल आपसे, एक बात दावे के साथ कह रहा हूं, मैं एक बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते से, भारत के नागरिक के नाते से यह बात कह रहा हूं कि जिस दिन से नरेंद्र भाई मोदी जी ने शपथ ली है प्रधानमंत्री पद के रूप में, एक पहल जो शुरू की है, ये केवल मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, देश भर के जो रक्षा मामलों के जानकार हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो सारे लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए जहांगीर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उन्होंने बड़ा बारीकी से विश्लेषण किया, कहीं भी केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल नहीं उठाया है। लेकिन कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं और कांग्रेस जो है वो पहले दिन से ही नीयत पर सवाल उठा रही है। अब जब भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के चुनाव में है, हरियाणा के चुनाव में है, नरेंद्र भाई मोदी वहां प्रचार में जा रहे हैं, तो उनको वो प्रचार मंत्री कहेंगे, उन पर सवाल खड़ा करेंगे। जब रक्षा मंत्री जवाब देते हैं, जब सेना के लोग जवाब देते हैं, जब नहीं बोलते तो कहते हैं ये बोलते नहीं है, जब बोलते हैं तो कहते हैं बोलते हैं ये। मतलब हर चीज हमारी गुनाह है, हम गुनाह कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब है ही नहीं इनके पास। सवाल का जवाब मैंने दिया है ना आपको। चीन के साथ में हमारी नीति अलग रखनी होगी, हमको पाकिस्तान के साथ अलग रखनी होगी, दोनों की नीति और नियत में तो अलग अलग है जी, ये बात तो मानिएगा, की रणनीति बनानी होगी। और हम कहीं पर भी चीन के साथ झुकेंगे, भारत के साथ झुक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पूरी ताकत के साथ में, पूरी शिद्दत के साथ में जवाब बनता है। अपने अजय कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब छोटा सा बनता है। देखिए मैं चंद्रमोहन जी की बात से सहमत हूं कि मेरा सवाल आप ही को है, जवाब दे दूं पहले। इन्होंने कहा कि हमारी नीति नेपाल के लिए अलग है, पाकिस्तान के लिए अलग है, चाइना के लिए अलग है, ठीक है। बड़ी साफ गोई से इन्होंने ना हल्के रूप में ये बात कह दी। इनका चरित्र है ये। अडवाणी जी के लिए नीति अलग है, मुरली मनोहर जोशी जी के लिए नीति अलग है, मोदी जी के लिए अलग नीति है, गडकरी जी के लिए अलग नीति है। तो इनकी नीति है ये, इनकी नीति है ये। इनके पास कोई नीति और नीयत है ही नहीं देश की सीमा को सुरक्षा करने के लिए। अभी भी चुनाव प्रचार के हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी सीमा को अक्षुण्ण रखने का दम मादा रखती है और हमने रखा है। हमने पाकिस्तान का भूगोल बदला है हमेशा। अजय कुमार आपसे मेरा, अरे आप महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव की बात कर रहे हैं, सीमाओं की बात हो रही है, आप महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव की बात उठा रहे हैं। आप लोगों ने बात कह ली, अनवर पाशा कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, अनवर पाशा साहब जी। और यहाँ पे कोई जहांगीर और शाहजहां नहीं है, अनवर पाशा साहब है। मैं आप दोनों जो हमारे अनवर पाशा साहब जेएनयू के प्रोफेसर हैं, कुछ कह रहे हैं। बड़ी पार्टियों के जो यहाँ तर्जुमान हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि ये बड़ा गंभीर मसला है। सरहद पे जो तनाज़ा है आज, जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है वहाँ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे पाकिस्तान के साथ, वो बहुत ही तशवीशनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत संजीदा, बहुत गंभीर समस्या है, बहुत संजीदा। और मैं राजीव त्यागी जी की इस बात से बिल्कुल अजय जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि इस मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ये सियासी रोटी सोखने का मुद्दा नहीं है। ये देश की सरहद को प्रोटेक्ट करने और देश के हित को, देश के आवाम को प्रोटेक्ट करने का मसला है। लेकिन ये बताइए, आपसे वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ अनवर पाशा साहब, जो मैंने चंद्रमोहन जी से पूछा था, चंद्रमोहन जी ने उसका कोई साफ जवाब नहीं दिया कि जब चाइना एग्रेशन करता है तो हम उस तरह से नहीं रिएक्ट करते हैं। चाइना हमारे 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर अंदर आ जाता है और कैंप लगा के रहता है, हमारी सरकार खामोश रहती है या उस तरह से रिएक्ट नहीं करती है। लेकिन उधर से गोली चलती है, हालांकि बिल्कुल गलत है, गोली चलाने का पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है, उसको जवाब देना चाहिए। लेकिन जिस तरह का रिएक्शन होता है, क्या वो हिंदुस्तान की अंदर की जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, जो डायनामिक्स है पॉलिटिक्स के, उसकी वजह से होता है? मैं बिल्कुल, आपने सही कहा और अजय जी ने भी उसकी तरफ इशारा किया था कि हमारी जो शक्ति है, हमारी जो ताकत है, हमारा जो इमेज है विश्व में, इस पूरे एशियन कंट्रीज में, सार्क में हमारा जो इमेज है, उससे हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। एक बड़ा नेशन होने के नाते हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम इस तरह के तनाजे, इस तरह के झगड़ों को ज्यादा गंभीरता के साथ और डिप्लोमेटिक तरीके से उसको सुलझाने के लिए वातावरण बनाएं। पाकिस्तान बदमाशी कर रहा है, पाकिस्तान की तरफ से उग्र इस तरह के एक्टिविटीज हो रही हैं, इस तरह की शिद्दत पसंदाना अमल उनकी तरफ से हो रहा है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हम लोगों को सब्र, ये साफ मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ऐसा लग रहा है, जो महाराष्ट्र का इलेक्शन, हरियाणा का इलेक्शन है सामने, ऐसा महसूस हो रहा है कि गोया दोनों पार्टियां अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रही हैं। ये बहुत, मैं मुकम्मल कर लूं मैं अपनी बात, ये जितना गंभीर डिप्लोमेटिक इशू है, इसको इस तरह से सियासत से ज्यादा पॉलिटिकल इशू हो गया। ये सरहदी तनाजा है, दो मुल्कों के दरमियान के रिश्ते का मामला है। ये जाहिर है कि इस पे इंटरनेशनल जो बिरादरी
मंत्री है उसकी निगाह भी है कि हम इस मसले को किस तरह से हल करते हैं, हमारा क्या अप्रोच, क्या रवैया उसकी तरफ रहता है। तो जाहिर है कि ये दोनों तरफ से हो रहा है और दोनों, अभी हम देख रहे थे श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी तकरीर के ट्रिगर हमारे जवान चला रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये वजीर आजम की, प्रधानमंत्री की भाषा नहीं होनी चाहिए। हम बात कही है कि प्रधानमंत्री की भाषा ये नहीं होनी चाहिए कि सरहद पे जब कोई बात होती है तो नेता नहीं बोलते हैं, सरहद पे मौजूद सिपाहियों की उंगलियां बोलती हैं, ट्रिगर बोलता है। नाज़रीन, यहां वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी टॉपिक पे बातचीत जारी रहेगी। लेते हैं ब्रेक। देखो, हमको प्यार हो गया है, कोई ऐसा जौहर दिखाना है कि बस हमारी भाभी के दिलो दिमाग पे छा जाओ। 2 से 4 के बीच घर में ना ही कोई आता है और ना ही कोई जाता है। घर पे डाका नहीं डालना है बे, दिल पे डाका डालना है। आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। ब्रेक पे जाने से पहले प्रोफेसर अनवर पाशा साहब ने एक बात अहम बात की कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी साहब ने एक इलेक्शन रैली को एड्रेस करते हुए ये कहा कि जब बॉर्डर पे कोई इशू होता है, कोई तनाजा होता है तो लीडर्स नहीं बोलते हैं बल्कि सरहद पे मौजूद सिपाहियों की उंगलियां बोलती हैं, ट्रिगर पे दबने वाली उंगलियां बोलती हैं। अजय कुमार साहब, आपसे जानना चाहेंगे ये जो स्टेटमेंट है नरेंद्र मोदी का, उसको किस तरह से देखते हैं? क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान फिर से लड़ाई की तरफ जा रहा है? देखिए, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं फैसल साहब, जो इस बहस में भी उभर करके सामने आ रही है, इसलिए मैं निश्चित तौर पे आपको बधाई दूंगा कि जो वास्तविक चिंता है उसकी तरफ किसी टेलीविजन चैनल पे ये बहस हो रही है। क्योंकि आप अगर बहस भी देखेंगे ना टेलीविजन चैनल पे तो यही माहौल होता है कि इधर एलओसी पे राजीव जी होते हैं और उधर यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान चैनल पे ही बनता नजर आता है। पाकिस्तान जो आखिर ये कर रहा है, अगर हम कूटनीति की बात, पासा साहब की बात आगे बढ़ाएं, व्हाट इज द पर्पस? हर काम के पीछे मैं अब यहां इसका जवाब राजीव जी से ही चाहूंगा कि भाई आप बताइए। नहीं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकूंगा। राजीव जी और उनकी पार्टी हमेशा ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं, क्यों नहीं 56 इंच तक। नहीं, एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। चुनाव प्रचार के दौरान वादे किए थे पूरे करें। मैं आपके पास वापस आऊंगा राजीव जी। ये लोग हमेशा बार बार ये कह रहे हैं, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया है, कि क्यों नहीं प्रधानमंत्री कुछ कर रहे हैं। क्या चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में युद्ध हो जाए? क्या चाह रहे हैं? हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई? आप क्या चाहते हैं कि युद्ध हो जाए? पाकिस्तान ये फायरिंग क्यों कर रहा है? स्वाभाविक तौर पर मैं अपनी सवाल ये बोल ले, फिर आप मैं जवाब देता हूं। आपने प्रश्न उठाया कि हम क्या चाहते हैं। पहले राजीव त्यागी इनको बोलने दी, फिर आप बोल लीजिएगा। पूरी बात कीजिएगा, पहले बोलने दी। पाकिस्तान आफ्टर ऑल जब वो यूएन में एक्सपोज हो चुका है, जब हमने एक हार्ड स्टैंड ले लिया कि हम उनसे बात नहीं करेंगे, जिसका समर्थन कांग्रेस भी करती है कि हाँ भाई ऐसे हालात में पाकिस्तान से बातचीत नहीं होनी चाहिए, तो इस हालत में पाकिस्तान अनप्रोवोक्ड फायरिंग कर रहा है। जी, तो पाकिस्तान का उद्देश्य क्या है? अगर हम कूटनीतिक स्तर की बात करें कि हिंदुस्तान इसको रिटेलिएट करे, तो पाकिस्तान ने एक जाल बिछाया है। क्या कांग्रेस ये चाहती है कि भारत जाकर के अपने कूटनीतिक स्तर पे जो सफलता प्राप्त की है, अपने सीमाओं पे अपने सैनिकों का जो बलिदान की ये लंबी फहरिस्त कांग्रेस की है, उससे मैं सहमत हूं, उसको हम धो डालें और पाकिस्तान के साथ हम 1-to-1 युद्ध में भिड़ जाएं? इस वक्त अपनी तरक्की की रफ्तार छोड़ दें? हमने जो अच्छे दिन का सपना देखा है, हमारे प्रधानमंत्री ने इसका संकेत दिया है, इसी मुझे चिंता इस बात करा देंगे ना। वही तो मैं कह रहा हूं कि दोनों तरफ के गरम दल यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में युद्ध हो जाए। पहले सब जवाब दो। ये यहीं पे जो डिप्लोमेटिक चातुर्य
आप चाइना के साथ दिखाते हैं, उसी डिप्लोमेटिक चातुर्य की जरूरत आज पाकिस्तान। आपने बहुत अहम बात कही है कि अभी यहाँ पे डिप्लोमेसी को मौका देना चाहिए। डिप्लोमेटिक स्किल जो है हमारे डिप्लोमेट्स की, हमारे लीडरान की, उसका एक तरह से लिटमस टेस्ट है, न कि हमको ये चाहिए कि पाकिस्तान ने जो एक ताना बाना बुना है हमें फंसाने का, उसमें हम फंस जाए। राजीव त्यागी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप लोग बार बार जब से ये बॉर्डर फायरिंग हो रही है तो आप लोग कह रहे हैं कि कहां है नरेंद्र मोदी, कहां गए उनके वादे, कहां है क्या चाहते हैं आप कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में पूरी तरह से युद्ध हो जाए? एक बात याद रखिए राजीव त्यागी साहब की, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में युद्ध होता है तो ज्यादा इकोनॉमिकली हमको क्षति होगी, इसलिए कि हम इकोनॉमिक स्तर पे पाकिस्तान से बहुत आगे हैं, हम बहुत विकास की ओर बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान को गंवाने के लिए, खोने के लिए कुछ नहीं है। तो क्या आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो प्रगति है, जो विकास है, वो रुक जाए? ये वही आत्मघाती रास्ता है जो बम बांध करके आ जाता है। राजीव त्यागी, आपसे मैंने सवाल किया, नुकसान राजीव गांधी का होगा। इन्होंने बोल लिया, आप इनको बोलना जी। कांग्रेस का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन होने के नाते जी मैं शुरुआत में 3 समाधान दे चुका हूं। जी, पहला समाधान तो यह कि पूर्ण युद्ध, जिसके बाद बहुत बड़ी शांति, जैसे 71 में हमने लड़ा था, और उसके बाद 71 से लेकर के यानी आप आज इसी सदी में कंप्लीट कर दूं। दूसरी बात मैंने कही थी कि कूटनीतिक तरीके से और बातचीत करके समस्या का समाधान करिए, और तीसरी मैंने
अमेरिका और रशिया और ये जो 2 ब्लॉक्स थे और उस तरह जिस तरह से इंटरनेशनल सतह पे उनके इन्वॉल्वमेंट्स थे मुख्तलिफ जंगों में, चाइना ने बड़ी कामयाबी के साथ अपने आप को उससे बचाए रखा और यही उसका आपका ये मानना है कि हम लोग अभी बेहतर होने किसी भी तरह से ये भी अर्ज करना चाहता हूं कि डिप्लोमेटिक सतह पर जो मैच्योरिटी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारे वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी जी की जो हुकूमत है उनके पास लगता है डिप्लोमेटिक स्किल की फिलहाल कमी है। कांग्रेस के पास जो मैच्योरिटी थी इतने दिनों से हुकूमत करने के नाते जाहिर है कि उसको एक तजर्बा था डिप्लोमेटिक सतह पे, वो कहीं न कहीं मैच्योरिटी लैग कर रही है। वरना हमारे वजीर आजम हो या हमारे जो ये वजीर दिफा हैं या हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बयान कल परसों दिया था, मुझे लग रहा है कि प्रोवोकेशन दोनों तरफ से। उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान को जान लेना चाहिए कि अब यूपीए की गवर्नमेंट नहीं है, अब एनडीए है, नरेंद्र मोदी जी हमारे वजीर आजम है। ये आप प्रवोक कर रहे हैं, गोया कांग्रेस को भी उकसा रहे हैं कि कांग्रेस आपको क्रिटिसाइज करे, और जाहिर है कि आप भी उसी तरह से प्रवोक हो रहे हैं, कांग्रेस भी उसी तरह से हो रही है। मुझे ये लग रहा है कि अगर इलेक्शन का माहौल इस वक्त न होता महाराष्ट्र में और हरियाणा में, तो शायद अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को इस तरह का पोस्चर दे करके जो एड्रेस करते हैं कहीं ना कहीं वो शायद मैं कह चुका हूं और वो कह चुका हूं राहत इंदौरी का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो मैं इन दोनों बड़ी पार्टियों से दरखास्त करना चाहूंगा कि इस मसले को संजीदगी के साथ देखा जाए, संजीदगी वो बताना चाह रहा हूं बनाया जाए। हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं, हम एक सशक्त मुल्क हैं, ताकतवर मुल्क हैं, हमें अपनी ताकत का भी बहुत संजीदगी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। और आपने अपनी बात कह ली, राजीव आपके पास वापस आएंगे, चंद्रमोहन जी से ये टिप्पणी लेने। नहीं, एक छोटी टिप्पणी करनी पड़ेगी। देखिए उस पर चंद्रमोहन भी जवाब दे देंगे ना। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी रक्षा मंत्रालय के प्रति गंभीर ही नहीं है। क्या रक्षा मंत्रालय बंजर भूमि विकास मंत्रालय है जो 2 घंटे में फाइल निपटा जा सकती है? इनके पास पूर्णकालिक रक्षा मंत्री नहीं है। एक व्यक्ति कैसे वित्त मंत्री और रक्षा मंत्रालय एक साथ चला सकता है, जो कि दोनों महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं? तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज को सीरियस नहीं ले रही है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चंद्रमोहन जी के पास हम लोग चल रहे हैं, चंद्रमोहन जी को बोलने दीजिएगा, आप उस पर जवाब बोलिएगा बीच में। चंद्रमोहन जी, यहां पे सवाल यह है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा है कि सरहद पे होने वाली गतिविधि पे नेता बयान नहीं देते हैं, जवान जवाब देते हैं और गोलियों की शक्ल में जवाब देते हैं, उनकी उंगलियां बोलती हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति में जब दोनों मुल्क आमने सामने खड़े हैं तो इस तरह की बात नहीं कहकर डिप्लोमेसी को, कूटनीति को मौका देना चाहिए? अनवर पाशा साहब भी यही कह रहे हैं, अजय कुमार भी यही कह रहे हैं। एक सवाल और पूछ लीजिए कि सन 47 के बाद किसी प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि ट्रिगर पे गोली मत चलाइए सैनिकों से? भगवान की कथा पढ़िए, जवाब दीजिए। राजीव त्यागी साहब, ऐसा है कि 47 के बाद ज्यादातर आपकी सरकार रही है, और जब वाजपेयी साहब अपनी जबान के लिए जाने जाता है। वाजपेयी साहब के सहमत नहीं आप इस बात से? पाकिस्तान का भूगोल हमने बदला है जब कांग्रेस सरकार रही है। जी चंद्रमोहन जी, ऐसा है जो आपने बात कही है, जी जी, देश के प्रधानमंत्री जी का बयान कब आया? देश ये जो तनाव कब शुरू हुआ और देश के प्रधानमंत्री जी का बयान कब आया, दोनों की टाइमिंग देख लीजिएगा। लगातार अपमानित करने का काम, लगातार उत्तेजित करने का काम कांग्रेस के द्वारा हुआ। ये सही आदत थी क्या? ये सही पहल थी क्या? ये देश हित की बात थी क्या? केवल एक लाइन बोली है जी, बोलने को विवश किया गया कि प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे। आज भी जो चर्चा हो रही है, लेकिन यहां पे मैंने सदैव कहा और भारतीय जनता पार्टी सदैव कहती है जी, सदैव कहती है कि इस विषय में कोई भी निर्णय लेना है तो जो विशेषज्ञ हैं, जो जानकार हैं, जो दलों के नेता हैं, देश निर्णय लेगा। वो सब लोग मिलकर निर्णय लेंगे क्या निर्णय लेना है, क्या नहीं लेना है जी। लेकिन जो सेना को काम करना है वो रक्षा मंत्री जी ने भी। अब ये बात कहना, हेलो जी बोलिए, सुन रहा हूं आपकी बात, बिल्कुल। हेलो चंद्रमोहन जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। चलिए, चंद्रमोहन जी से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। हमारे पास यहां मौजूद है राजीव त्यागी साहब, वो कुछ कह रहे थे। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, 543 में से 283 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। देश की सुरक्षा का जब मामला होता है तो आपस में पूरी सभी राजनीतिक पार्टियों से संवाद किया जाता है और बातचीत की जाती है कि कैसे हम इस समस्या से निपटे।
कांग्रेस पार्टी की तरफ से और जितने भी विपक्षी दल हैं, सभी लोग, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं होगी जो देश की सीमाओं की जो सुरक्षा है उसको लेकर कंप्रोमाइज समझौता करना चाहती है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय जिस तरह से रैलियों में जाके बयान दे रहे हैं, सिर्फ हरियाणा और महाराष्ट्र से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, दिल्ली से कुछ नहीं बोल रहे, तो चिंता का विषय है। तो इसका मतलब राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी कर रही है, प्रत्येक मुद्दे पर राजनीति करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। ऐसी चीज अजय कुमार साहब, राजीव त्यागी अगर ये बात कहते तो मुझे लगता है कि ये राजनीति कर रहे हैं और राजनीति के आदमी ही इसलिए कर रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर अनवर पाशा साहब ने भी इस तरफ इशारा किया है कि महाराष्ट्र और हरियाणा का इलेक्शन भी यहाँ पे है, इसकी वजह से भी कुछ चीजें हो रही हैं और इस तरह की बयानबाजी चल रही है। क्या आपको लगता है कि पूरी जो सरगर्मी है वो इसी वजह से है? नहीं, अगर ऐसा है तो बहुत चिंताजनक है, क्योंकि देश चुनाव से ऊपर है और दो राज्यों के चुनाव से बहुत ऊपर है और दोनों राजनीतिक पार्टियों को इस बात को समझना होगा, क्योंकि जैसा पासा साहब ने कहा कि ये बहुत ही संजीदा मसला है और हिंदुस्तान की तरक्की, हिंदुस्तान के स्वाभिमान का बात है। मैं जो यहाँ पे राजीव साहब की एक बात से सहमत हूं, जो पहली बात कही पूर्ण युद्ध की, इनकी बात की मैं जितनी भी जिस तरह से भी आलोचना की जानी चाहिए उसकी मैं आलोचना करता हूं। बताओ, मतलब आप ये कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध नहीं होना चाहिए। मोदी जी तेवर ये दिए, मोदी जी के तेवर की बात कर रहा हूं। उन्होंने जो तेवर दिए थे, तेवर जो दिए थे वो अच्छे दिन कैसे आएंगे? एक दर्जन से ज्यादा लोग शहीद हो चुके, एक दर्जन से ज्यादा सैनिक शहीद हो चुके, उन सैनिकों की विधवा के अच्छे दिन कैसे आएंगे? 15,000 लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं सीमा पर से, उनके अच्छे दिन कैसे आएंगे? राजीव जी, आप उनसे कहते हैं जब 7 महीने पूरे होंगे तो अच्छे दिन आ जाएंगे देश के सामने। छोड़िए, आप देश को जो है ना गर्त में डाल दिया। पहले 4 महीने बात करने लगे, पहले 4 महीने में गर्त में डाल दिया आपने देश को। नहीं हो पाती। नहीं, पहले 4 महीने में आपने देश को गर्त में डाल दिया, युद्ध में झोंक दिया है, सिर्फ आपकी कूटनीतिक सत्ता की वजह से। के बीच में ला रहे हैं आप। चंद्रमोहन जी, आपकी बातें कर रही है कांग्रेस। चलिए चंद्रमोहन जी को बोल लेने दीजिए। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि अगर मोदी जी ने जो तेवर राजीव जी दिखा रहे हैं, अगर मोदी जी ने वो तेवर दिया है तो पासा साहब ने उसकी मजम्मत कर दी। ये प्रधानमंत्री की बात है। मैं राजीव जी की एक बात से सहमत हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ये मसला जी मस्ट बी सेटल वंस फॉर ऑल जी, लेकिन वंस फॉर ऑल का मैकेनिज्म क्या होगा? और ये लगता है कि मैकेनिज्म कुछ और भी हो सकता है, युद्ध नहीं हो सकता है। मैं आता हूं, मैं आ रहा हूं मैकेनिज्म की तरफ। मेरा पूर्ण विश्वास है आप जंग नहीं हो सकती जी, नहीं जंग नहीं है, मैंने पहले कह दिया। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच वंस फॉर ऑल इस मुद्दे को सेटल करना है तो वह आर्थिक विकास की रफ्तार ही हो सकती है, वह इकोनॉमिक यूनिफिकेशन हो सकता है, वह एक करेंसी हो सकती है, वो यूरोपियन यूनियन का तर्ज हो सकता है। इसके आप तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं सहमत नहीं हूं। एक भाई गोली मार के सीना छलनी कर दे, आप समाज में देखते हैं, और दूसरा भाई कहेंगे नहीं आप गोली मत मारिए, मैं आपको आर्थिक मजबूत कर देता हूं। आपको ऐसा लगता है? संभव नहीं है। अजय जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो और कोई हल नहीं है। वो बहुत बड़े एक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हो सकती है, बातचीत हो सकती है, आप समझिए विश्व का 20% लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रहते हैं और वह विश्व की इकोनॉमिक अगर इंडियन सब कंटिनेंट में जिसकी तरफ अजय जी इशारा कर रहे हैं, अगर हम एक उस तरह का कन्फेडरेशन की तरफ अगर कोई तरीका नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच कोई कन्फेडरेशन 67 साल से लड़ रहे हैं, 3 युद्ध तो लड़ चुके, इतनी शहादत तो दे चुके, कहां पहुंचे? फिर युद्ध के मुहाने पे 32 लाख करोड़ से 150 पहुंच गए, लड़ते नहीं। आज विकसित देशों की श्रेणी में खड़े हैं, वो फेल्ड स्टेट है। शायद आप युद्ध न लड़ते हो, पता नहीं आप क्यों नहीं लड़ते? जब सम्मान की बात आएगी तो युद्ध लड़े जाएंगे, युद्ध जीते जाएंगे जब सम्मान की बात आएगी। मैं इस बात राजीव जी, अगर कन्फेडरेशन युद्ध है, अगर कन्फेडरेशन अगर इस सब कंटिनेंट में बन पाता है तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा और हमेशा के लिए युद्ध पर एक पूर्ण विराम लग जाएगा, एक उस पर एक फुल स्टॉप लग जाएगा। अगर हमारी करेंसी एक हो जाए, अगर हम एक हमारा सुरक्षा जो हमारी नीति है वो एक हो जाए और फॉरेन पॉलिसी हमारी बिल्कुल एक हो जाए, और सहमत तब दोनों के बीच पाकिस्तान पहले आतंकवादी गतिविधियां बंद करे, टेरर अपने यहां से चलाना बंद करे, हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण करना बंद करे,
हमारे निरीह नागरिकों को मारना बंद करे। आपने अपनी बात कह दी, चंद्रमोहन जी से बात नहीं हो पाई थी, चंद्रमोहन जी से बात तो गोली चलेगी, चंद्रमोहन जी हम आर्थिक रूप से मजबूत कर देंगे, कैसे कर देंगे? चंद्रमोहन जी यहाँ पे प्रोफेसर पाशा ये कह रहे हैं, चंद्रमोहन जी की बातों को जवाब ही नहीं है आज डिप्लोमेटिक तरीके से, उसके लिए माहौल दोनों तरफ से बनाने की। अजय कुमार और प्रोफेसर पाशा ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो डिस्प्यूट है उसका हल लड़ाई नहीं है, जंग नहीं है, वॉर नहीं है। एक चीज ऐसी हो सकती है कि दोनों में कुछ इस तरह की स्थिति बने कि दोनों में आर्थिक संबंध इतने स्ट्रांग हो जाए, ट्रेड रिलेशन इतने स्ट्रांग हो जाए कि ये जो आतंकवाद और जो गोलाबारी है ये अपने आप बंद हो जाए। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये हिंदुस्तान के हक में भी है कि इस तरह की चीजें ना हो, लड़ाई की तरफ मुल्क ना बढ़े? देखिए बिल्कुल सही है। और केंद्र की जो सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी की जब बनी, नेतृत्व में बनी है एनडीए की सरकार, तो उसने स्पष्ट किया शपथ ग्रहण में, जिस पर बाकी लोग सवाल खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि उनको बेचारों को अब सवाल खड़ा करने के अलावा और कुछ बचा नहीं है। जी, तो वो सवाल ही खड़ा कर सकते हैं। ये तो भाषा अहंकार की, चंद्रमोहन जी सबको आमंत्रित किया। आप ये अहंकार की भाषा है, आप अगर प्रतिकार करूंगा, ये अहंकार की भाषा है। राजनीति में जीत हार चलती रहती है, ना जीत पे इठाना चाहिए, ना हार से घबराना चाहिए। मैं बेचारा नहीं हूँ, मैं बेचारा नहीं हूँ, मत करिएगा, आप भी बेचारे नहीं हैं। अरे त्यागी जी गलत बात मत करिएगा। गलत बात नहीं, आप भी गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं, आप अहंकार की भाषा बोल रहे हैं। मैं करबत प्रार्थना अहंकार की भाषा मत बोलिए। राजीव त्यागी प्रधानमंत्री के बारे में मत टिप्पणी करेंगे आप। प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री हो गए, मैं कहूंगा और कहता रहूंगा, जो प्रचार करने के अलावा कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। 56 इंच का सीना दिखाए प्रधानमंत्री, 56 इंच का सीना होगा, उसको फुलाए कुछ। राजीव त्यागी जी बोले बुलाइए, आप जोर से मत बोलिए, जोर से बोलने से बातें सत्य नहीं हो जाती है। राजीव त्यागी जी डिबेट नहीं हो पाता, बातें नहीं है फैजल साहब, उनको बोलने का सम्मान नहीं करेंगे। हाँ बोलिए चंद्रमोहन जी बोलिए आप प्लीज। आप देखो इन पे बातें नहीं है, एक्सपर्ट बोलेंगे तो बीच में ये बोलेंगे, नहीं आप बोलिए ना, बोलेंगे तो नहीं वो चुप है, आप बोलिए, आप बोलिए लेकिन काम की बात बोलिए, चैनल पे टाइम वेस्ट मत करिए प्लीज। अरे आप बताओगे मुझे काम की बात हो क्या नहीं है? आप गाज क्यों रहे हो? मैं तो वैसे ही डर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। हम स्पष्ट कह रहे हैं। अरे मैं तो वैसे ही डर रहा हूँ भैया, आपका फोन टैप करा दो, महिलाओं के फोन टैप करा तो मेरा भी करा लोगे, उसमें क्या है? चले उनको बोल लेने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। एक गंभीर बहस को भी चुटकुले में बदल देते हैं राजीव जी। नहीं ये चंद्रमोहन जी कर रहे हैं। भाई मोदी जी ने शपथ ली जी, बोलिए चुप हो जाइएगा, क्यों बार बार बीच में? आप बोलिए, ये चुप है, आप बोलिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने शपथ ली और एक नई परंपरा का जन्म दिया। सार्क देशों सहित अपने पड़ोसी मुल्कों के लोगों को बुलाया, राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया, एक पहल की। क्योंकि अगर अब इसके बारे में मेरे को ज्यादा ये बात आप कह चुके हैं, सब लोग इस विषय को समझ सकते हैं कि बुलाने के पीछे का उद्देश्य क्या था। चलिए, और लोगों ने उसको सराहा, देश के विशेषज्ञों ने भी सराहा और देश के नागरिकों ने सराहा, मीडिया ने सराहा जी। अब उसमें कोई हम पहल करते हैं तो उसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। कई बार पहल हमारी, चलिए आपने बहुत अच्छी बात कई बार नहीं करती है, कोई पहल करते हैं जिसमें फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त खत्म हो रहा है। उन्होंने चंद्रमोहन जी आपको रोकना पड़ेगा, समय समाप्त हो रहा है। गए, एक यात्रा शुरू हुई, चंद्रमोहन जी आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा, वक्त समाप्त हो गया। नाज़रीन आप ये गर्मा-गर्म बहस देख रहे थे। एक बात पे सारे लोगों की इत्तेफाक राय थी, सिवाय कांग्रेस के, कि किसी भी तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग नहीं होनी चाहिए। अजय कुमार ने बहुत साफ कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कोई कन्फेडरेशन बन जाए तो वो एक आइडियल सिचुएशन होगी, जिसकी हिमायत, जिसकी तायीद प्रोफेसर अनवर पाशा साहब ने भी की और भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने भी की और फिर राजीव त्यागी साहब ने भी की। लेकिन राजीव त्यागी साहब का यह मानना है कि अगर इस तरह से बात नहीं बनती है तो जंग से भी गुरेज नहीं करना चाहिए। हम तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे। खुली बहस में आज बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें समयlive.com। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय।